आइए बेटा हम अपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फेडरल और यूनियन क्या है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं सर। यूनिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट स्टेट, इनको मिला के क्या बनता है भाई? यूनिटरी बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्फेडरेट का मतलब क्या है? परिसंघवाद, परिसंघवाद। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, परिसंघवाद। ठीक है, और ये कौन सा सर? संघवाद है। तो यहाँ पे क्या बोलता है भाई? ये लोग स्टेट भी, यहाँ पर स्टेट के जुड़ाव से बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से स्टेट चलेंगे। ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक, तो यूनिटरी में क्या है भाई? यहाँ पर ऐसा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स लोअर लेवल। याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किसको बेटा? लोअर लेवल को, चाहे एजुकेशन, पुलिस, लैंड पुलिस, सब कुछ, सबको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है। कॉन्फेडरल में क्या होता है? स्टेट्स हैव कंट्रोल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, यहाँ पर स्टेट किसको कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये परिसंघवाद है, जैसे यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और फेडरल में क्या होता है? शेयर अथॉरिटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर स्टेट्स और सेंटर दोनों के पास शेयर अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके समझाने के लिए था यहाँ पर कैसे बनेगा। फिर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है? यूनिटरी में एग्जांपल देख लीजिए कैसे कैसे हैं। ठीक है, यूनियन वाले में, यूनिटरी का मतलब यूनियन। ठीक, कैसे एग्जांपल है? कॉन्फेडरेट का मतलब वही, फिर परिसंघवाद। ठीक है, क्या बोल रहा है कॉन्फेडरेट में? परिसंघवाद। और फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है सर? फेडरल का मतलब संघवाद। ठीक है, ये एकात्मवाद। ग्रेट ब्रिटेन 1787 बता दिया, ब्रुनेई, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, इंडिया। देखो फेडरल में दिया है, बट याद रखना कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल। मैंने पिछली लेक्चर में बताया है, याद रखना कि इंडिया क्या है भाई? क्वासी फेडरल है। और कॉन्फेडरेट में क्या है? यूएस, अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, साउदर्न कॉन्फेडरेसी, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम। ये एक प्रकार के फेडरेशन है, ये देश नहीं है, क्या है भाई? फेडरेशन है, ये याद रखिएगा। तो एक विचार समझ में आया आपको? ठीक है, अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऐसा रिलेशन में। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या बताया था आपको ऊपर? कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव का अर्थात क्या बताया था भैया आपको? ठीक है, विधायिका। क्या बताया था? विधायिका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव में कौन आएगा भाई? प्रेसिडेंट। ठीक, और उसमें क्या आएगी? पार्लियामेंट। 2 होती है, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर हमें किसका समझना है? गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इन दोनों का क्या रिश्ता है? तो याद रखना कि कानून बनाने का काम किसके पास है? लेजिस्लेटिव के पास। समाज का विकास या शासन करने की प्रणाली किसके पास है? लेजिस्लेटिव के पास। संसद में डिसीजन लिए जाएंगे। वहीं पर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो कानून बनकर आए उनको पूर्ण तरीके से अप्लाई कराना लोगों के लिए, लोगों के हित में, वो एग्जीक्यूटिव। मगर वो लोगों के हित में है या नहीं है, कहीं से कोई नुकसान तो नहीं है, वो किस में आएगा बेटा? जुडिशियल में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप में। डेमोक्रेसी क्या है भाई? लोकतंत्र। हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र। हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? लोगों का तंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज लीडर्स बाय वोटिंग। यहां पर आपको किस चीज का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। लोग चुनते हैं, बताया था ना, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी हुई सरकार को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। और लोग यहाँ पर किसके छोड़ के चुनते हैं? राजा को अपना नेता नहीं मानते, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को आगे भेजने की बात करेंगे, उसको डेमोक्रेसी कहेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है यहाँ पे? फिर टाइप्स में क्या आता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है? बोले तो क्या सर? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब एक सामने है और एक सामने नहीं है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। हु गवर्न्स, कौन गवर्न करता है? ऑल्सो कॉल्ड प्योर डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में क्या है? प्योर डेमोक्रेसी। द पीपल देमसेल्फ फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसी। यहां पर कौन कानून अपने लिए बनाएगा भाई? पब्लिक खुद कानून बनाएगी अपने लिए। वर्क्स ओनली एट ए स्मॉल एंड लोकल लेवल। अपने लेवल पे, जैसे आपके मोहल्ले की कोई संघ बना लिया आपने, आप एक फ्लैट अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके लोगों ने मिलकर एक फेडरेशन बना लिया, मतलब एक कह लीजिए कि डेमोक्रेसी के लोकतंत्र अपने में चुन लिया किसी लोगों को, लोग वहां पर आगे आए और अपने लिए रूल बना रहे हैं अपने एरिया के लिए,
तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। या आपके फार्म्स, अपार्टमेंट, स्मॉल लोकल लेवल पे देखा जाता है। अगर आप लोग अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर क्या है भाई, हम खुद नहीं जा रहे हैं, हम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है हमारा वहां पे। यहाँ पर हमने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, ठीक है। तो हमारा नेता का मतलब क्या है, हम सारे लोगों के नेता साहब कैसे हो वो हम चुनते हैं। वहां पर किसको चुन रहे हैं, नेताजी को चुन रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। जैसे मोदी जी अपने आप को कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधान से मतलब क्या, जनता का सेवक हूं भाई, ठीक है। A group of person chosen by people formulates public policy। यहाँ पर लोग चुनते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को, कुछ पार्टीज को चुनते हैं जो कि तय करते हैं लोगों के लिए डिसीजन लेना, ठीक है। वो सोचते हैं हम में से कुछ लोग बताए ना बहुत अच्छे लोग हैं, इनको चुन के भेज देते हैं भाई, ये हमारे लिए डिसीजन लेंगे जिससे हमारा भला होगा। मगर ऐसा होता है क्या, आप तो जानते हैं कितना बेहतरीन होता है। वाइडली यूज एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे, ठीक। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल बट कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहने का यही मतलब है कि भाई डेमोक्रेसी चलती रहती है, पावर लोग देते रहते हैं, तो कभी कभी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है फॉर्म में, कभी कभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी डायरेक्ट में देख लो, एग्जांपल कौन सा है यहाँ पर, एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर देखा ग्रीक में होता था ना कि सीनेट में लोग खुद जाते थे और कहते थे नहीं हमें ये व्यक्ति नहीं पसंद, मेजॉरिटी आ गया, वोटिंग, काम खत्म, ठीक है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लोग चुन के भेज रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ठीक है, कि हमारा नेता ऐसा हो, और उन लोगों को उन्होंने चुनकर आगे भेज दिया और वो लोग फिर आगे इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया, यूएसए, यूके में इनडायरेक्ट चलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है। तो यहाँ पर दो प्रकार होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का मतलब क्या है भाई, जनता चुनती है किस चीज के लिए, लोकसभा के लिए पार्लियामेंट को चुनती है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इंडिया इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यूएस में कौन सी डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल। यूएसए और कनाडा ये प्रेसिडेंशियल का है वहां पर। यहां पर कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एक कंट्री में हैं जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल समझते हैं, सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी है। जैसे हमारी कौन सी प्रेजेंट डे में है, चाइना। चाइना कहता है कि वो डेमोक्रेसी है। चाइना क्या कहता है कि उसके यहाँ डेमोक्रेसी है, चुनाव होता है हर साल, मगर वहां पर कोई दूसरी पार्टी नहीं है, पक्ष है, विपक्षी नहीं है। तो भैया सिंगल पार्टी है ना, चुनना तो आपको ही पड़ेगा। जब दो लोग होते तो चुनाव होता है ना, है ही नहीं कोई दूसरा, तो चुनाव तो जो है वही है कि नहीं, जो मिल गया उसी को ले लो। तो भाई चाइना इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम। टू पार्टी का मतलब क्या है भाई, दो पार्टियां होंगी, ठीक है। अब दो पार्टियों का सेंस इंडिया भी दो कोalition में समझ लो, जैसे एनडीए और यूपीए। इंडिया में दो पार्टी है, तो ये एक हो गई एनडीए, मान लीजिए आप कांग्रेस को समझ लीजिए, अरे एनडीए आप समझ लीजिए बीजेपी को, और इसको समझ लीजिए आप कांग्रेस को, ठीक है। मैं कोई सरकारों का हवाला नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसे नॉर्मली आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप कोई वो मत कर लीजिएगा कि नहीं सर सरकार का नाम ले रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। हम लोग केवल क्या कर रहे हैं कि समझने के लिए समझ रहे हैं कि कैसे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में समझना है और आप कितना कनेक्ट हो पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू पार्टी, ठीक है, दो पार्टी। मल्टी पार्टी में क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग ऊपर भी पढ़ कर आए थे ओलिगार्की। क्या पढ़ कर आए थे, ओलिगार्की। ये ओलिगार्की मल्टी पार्टी। बहुसंघ आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है, अभी चुनाव होगा तो उसमें देखो दो मेन पार्टियां तो होंगी, पक्ष और विपक्ष वाली जो मेन पार्टी हो मेन होंगी, पर उनके अलावा कुछ छोटे छोटे दल होंगे, छोटे छोटे संघ होंगे, छोटे छोटे पार्टी होंगी जो उनके साथ कोआलिशन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्हें बहुदलीय पार्टी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ये आम आपको चुनाव में भी देखने को मिलता है, आप एक बार न्यूज़पेपर उठा लेंगे तो वहां भी मिल जाएगा कि ये इस दल के, इस संघ के हैं, इन्होंने इस बार इनका समर्थन दे दिया, तो भाई वो मल्टी पार्टी है। दो पार्टियां नहीं है शासन चलाने के लिए, यहाँ पर मल्टी पार्टी, कई सारी पार्टियां हैं, मिल बांट कर लोगों को गला काटेंगे साथ में। समझ में आ रहा है, तो वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं। फिर आता है जर्नी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है हमें। अगर हम बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया को डेमोक्रेसी कब मिली, 1947 में। उससे पहले इंडिया में चुनाव वगैरह होते थे, बट वो सब किसके अंडर में होते थे, मोनार्की के अंडर में होते थे। कौन सा अंडर था सर, मोनार्की, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होते थे। याद आ रहा है आपको,
ठीक है। आज़ादी कब मिली इंडिया को? 1947 15 अगस्त, उसके बाद चुनाव हुए इंडिया के अंदर। और 1947 से लेके 1977 तक इंडिया में सिंगल पार्टी सिस्टम था, क्योंकि कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी थी ही नहीं, तो इसे सिंगल पार्टी सिस्टम में मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1977 से कांग्रेस में मतभेद होते हैं। कांग्रेस के ही मोरारजी देसाई एक नई पार्टी लेकर आते हैं जिसका नाम बनाते हैं जनसंघ पार्टी। तो वो जनसंघ पार्टी में बहुत सारे और भी लोग जो कि कांग्रेस के शासन प्रणाली से सहमत नहीं थे, वो आके जनसंघ ज्वाइन करते हैं। और 1927 से लेके 1990 तक बहुत सारे और छोटे दल आ जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे छोटे दल आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें 1990 कह लीजिए 1990 तक दो संघ हुआ करते थे, एक कांग्रेस होती थी, एक जनसंघ होता था, ठीक है। बट 1990 आते आते 19 जब आपातकाल हुआ 1977 में, ठीक है, उसके बाद से इंडिया में बहुत सारी छोटी पार्टियां उभरना शुरू हुई, जो अपनी जाति को लेके, अपने रीजन को लेके, अपने एरिया को लेके एक एक छोटे छोटे कोalition बनते गए, पार्टियां बनती गई। और वो 1990 आते आते लगभग 20-25 पार्टियां बनी। और आपको पढ़ा होगा आपने कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी पार्टी एक लोग समर्थन के हिसाब से पार्टी बनी थी। जब समर्थन खींच लिया गया, वीपी सिंह की पार्टी गिर गई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। ये वहां का सिस्टम है। तो 1990 तक बहुत सारी बहुदलीय पार्टियां, मल्टी पार्टियां होती थी, ठीक है। बट 1990s के बाद सत्ता में 1990 के बाद सत्ता में दो सबसे बड़ी पार्टियां रह गई, ठीक है, दो कोalition पार्टियां रह गई। टू कोalition सिस्टम यहां पे लिखा हुआ है मैंने, यूपीए और एनडीए। देखो मतलब मार्केट में मेजर पार्टियां तो यही हैं, बड़ी पार्टियां यही है, मतलब दो मुख्य पार्टियां यही है, टू पार्टी सिस्टम है मुख्य। मगर और भी छोटे छोटे दल हैं जिनके पास 1-2 सीटें, 3-4 सीटें आ जाती सत्ता की, और ये इनको अपना समर्थन देते हैं और नहीं भी देते हैं। इंडिया में तो ये भी है कि आप किसी बिना पार्टी में गए आप चुनाव लड़ सकें, ठीक है। तो आप किसको समर्थन देते हैं वो अपनी सरकार बना पाएगा, क्योंकि आपको पता है वो सीटें होती हैं 5 कुछ ऐसे करके, उन सीटों को लेना होता है मेजॉरिटी में, तब आप अपनी सरकार बना सकते हैं। तो टू कोalition सिस्टम है इंडिया में। 77 तक पहले सिंगल पार्टी सिस्टम, कांग्रेस का राज था, एक छत्र राज था। फिर मोरारजी देसाई आए और कुछ मतभेद थे उनके अपने, ठीक है, और हिस्ट्री क्लासेस में देखेंगे, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बट क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है कि सर क्या ही बता रहे हैं, क्योंकि आप अपने पॉलिटिकल व्यूज़ कहीं से लेकर आए हैं, मैं केवल टॉपिक पर फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप प्योर फैक्ट्स पर तो जाएंगे नहीं ना, आप हैं तो इंसान, थोड़े से इन्फ्लुएंस होंगे। तो बात वही है कि आप कहाँ से देखकर आते हैं। टीवी वी से इन्फ्लुएंशियल नहीं देखना है हमें, हम सीधा फैक्ट्स की बात करेंगे, किसी पार्टी किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बस सब्जेक्ट समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे काम करता है कांग्रेस। उसके बाद बहुत सारे पार्टियां आती हैं जो अपने क्षेत्र, अपने दल के हिसाब से आती हैं, मार्केट में बाढ़ आ जाती है। उसके बाद फिर शुरू होता है दो पार्टियां, मेजर पार्टियां। दो मेजर पार्टियां अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे इंडिया में यही है, यूपीए और एनडीए। यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कांग्रेस प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम लोग कांग्रेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होता है यूपीए, और एनडीए का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर बीजेपी के लिए इस्तेमाल होता है, कांग्रेस प्लस अलायंसेस के, ठीक है, बीजेपी प्लस अलायंस, ठीक है। तो पहले बीजेपी बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी 1990 में, बाद में धीरे धीरे करके आज सत्ता की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। मगर इसमें बहुत सारे संघ और कई दल आके शामिल हुए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं, तब ये ऐसा बना। तो ये इंडिया का एक इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है, मतलब मगर इन लोगों को चुना किसने? लोगों ने चुना। तो डेमोक्रेसी का ये जर्नी था 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक का, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना कवर अप हो गया होगा। छोटे छोटे 3 लेक्चर हैं हमारे इन पूरे बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो वहां पढ़ेंगे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर हैं, दैट्स वाई आपको 2-3 लग जा रहे हैं। अगर ये 1 घंटे का लेक्चर होता तो शायद 1 या 1.5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता, ठीक है। बट नॉर्मली हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, आप स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो और इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मगर इतना हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो चीज़ यहाँ पर कवर अप कर ले रहे हैं। अब अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहिए।